आप सभी को मेरा जिंदाबाद। जन फोरम के माध्यम से आज फेसबुक लाइव हो रहा है। जन फोरम के जो संयोजक है उन्होंने ये जो केंद्र सरकार ने अभी किसान के बारे में 3 कानून बनाए हैं, उन कानूनों के बारे में किसान अपना विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, या इन कानूनों का आम जनता जो है, जो सामान्य नागरिक है, उनके ऊपर इसका क्या असर होगा, इस बारे में मैं आप सभी से संवाद करूं। ये जन फोरम के संयोजकों की इच्छा थी, उनका निमंत्रण था। मैं जन फोरम के संयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सामाजिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर जो महत्वपूर्ण विषय है, खास करके नागरिकों के ऊपर जिसका काफ़ी असर पड़ने वाला है, ऐसे विषय पर संवाद हो, ये जन फोरम की इच्छा महत्वपूर्ण है। वर्षा जी जिंदाबाद, आप सभी देख रहे हैं और मैं निश्चित रूप से इन विषयों पर आपसे संवाद करना चाहूँगा सभी से। जो इनविटेशन आपके पास पहुंचा था इस कार्यक्रम का, उसमें किसान विधेयक ऐसा कहा था। ये विधेयक थे पहले, लेकिन सितंबर के महीने में मोदी सरकार ने इन विधेयकों को पारित किया है, तो अब वो कानून बन गए हैं। तो हम लोग विधेयक की बात नहीं कर रहे, हम लोग कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं। ये आप सभी समझ लीजिए। असल में इन्हीं 3 विषयों के बारे में जब पूरा भारत और पूरी भारतीय जनता लॉकडाउन से अपने अपने घरों में रहने के लिए बाध्य थी, ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहा था और एक तरह से कोरोना के दहशत में भी था, ऐसे कार्यकाल में जून महीने में मोदी सरकार ने इन्हीं 3 विषयों पर अध्यादेश लाए थे। और जैसे ही सितंबर में संसद का सत्र चला, तो उस समय इन तीनों अध्यादेशों का कानून अब बन गया है। राष्ट्रपति महोदय ने संसद ने पारित किए हुए कानून पर स्वाक्षरी भी की है। तो इतनी जल्दी क्या थी? मतलब जैसा मैंने कहा कि हम सब लोग कोरोना के खिलाफ लड़ रहे थे, कोरोना के दहशत का मुकाबला कर रहे थे। सरकार ने अपने बहुत सारे जरूरी कामकाज कोरोना के बहाने टाल दिए थे। कई महत्वपूर्ण काम नागरिकों के लिए सरकार ये कह रही थी कि अब कोरोना है, कोरोना के चलते थोड़ा रुक जाइए। तो ऐसी स्थिति में इतनी जल्दी मोदी सरकार को क्या थी कि ये 3 अध्यादेश लाना और फिर संसद में उसे पारित भी करना? ये उनकी जल्दबाजी क्या थी, इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। शुरू में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से कानून को पारित करने के बारे में जो संसदीय प्रथाएं हैं, वो सभी प्रथाओं को ताक पर रखा जा रहा है। आम तौर पे इस तरीके के कानून जब बनते हैं तो उसका जो मसौदा होता है, जो ड्राफ्ट होता है, वो जनता की जानकारी के लिए देना जरूरी होता है। जनता उस पर बहस करे, जनता उस पर अपनी राय दे, ये भी होता है। संसद में भी ये कानून पर गंभीरता से चर्चा होती है। कई बार ऐसा होता है कि सदन में, लोकसभा है तो 540 से ज़्यादा सांसद रहते हैं, इतने सारे सांसदों की भी चर्चाएं होती नहीं है। तो स्थायी समितियां होती है हर एक विषय के बारे में,
राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटियां होती है, तो जो देश की जनता के ऊपर बहुत गंभीर परिणाम करने वाले जो कानून होते हैं, ऐसे कानून के बारे में, उसके मसौदे के बारे में स्थायी समिति, सिलेक्ट कमेटी गंभीरता से चर्चा करे, उसके एक एक प्रावधान पर चर्चा करे, और उस समितियों में सभी पार्टियों के लोग रहते हैं, और वहाँ जो सभी पार्टियों के लोग रहते हैं, वहाँ कौन सी पार्टी के कितने लोग हैं इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। हर पार्टी का चाहे एक भी सांसद क्यों ना हो, वो अपनी राय दे सकता है, और ऐसे मंथन से एक अच्छा कानून सामने आता है। ये मंथन क्यों जरूरी होता है कि सत्ता पक्ष जो कानून लाना चाहता है उसे सिर्फ विरोध करने के लिए ये मंथन नहीं होता है। तो एक से ज़्यादा लोग जब चर्चा करें तो वही कानून अच्छे तरीके से हर एक की राय मशवरे से जनता के ऊपर ज़्यादा अच्छा परिणाम हो, इस तरीके का एक अच्छा कानून आता है। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है तब ये सब बाईपास किया जाता है, संसद में चर्चा नहीं होती है, सुबह विधेयक लाया जाता है, शाम तक उसे मंजूर किया जाता है। कई महत्वपूर्ण कानून इसी तरीके से मोदी सरकार ने मंजूर किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन करने वाली सभी ये मोदी सरकार का कारोबार है, ये संवैधानिक भी नहीं है। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तरीका ठीक नहीं है। ये सिर्फ किसान विरोधी कानून के बारे में नहीं, किसी भी कानून को मंजूर करने का ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र की ये परंपरा होती है कि जिस विषयों का संबंध राज्य सरकारों से होता है, तो ऐसे विषय पर कानून बनाते समय राज्य सरकारों की राय भी लेना जरूरी होता है। कृषि ये राज्य सरकारों का विषय है। आप सब जानते होंगे कि संविधान में 3 तरह के लिस्ट है विषयों की। एक सेंट्रल की लिस्ट है, एक स्टेट की लिस्ट है, और दूसरी कंकरेंट की लिस्ट है। कंकरेंट मतलब सेंट्रल का मतलब उन विषयों पर केंद्र सरकार कानून कर सकती है। स्टेट का मतलब उन विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट कानून कर सकती है। और कंकरेंट का मतलब होता है कि वो विषय सेंटर और स्टेट दोनों से संबंधित है। कृषि यह विषय राज्यों का विषय है, ये स्टेट लिस्ट का विषय है। हाँ, विपणन या अंतर्राष्ट्रीय बाजार ये केंद्र का विषय हो सकता है, लेकिन कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में, कृषि व्यापार के बारे में, या कृषि माल के ऊपर प्रक्रिया के बारे में, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो भी कानून आप करोगे उसका सीधा संबंध राज्य सरकार से आता है। तो ऐसे कानून बनाते समय राज्य सरकारों के साथ भी एक सलाह मशवरा होना चाहिए। वो भी किया नहीं है, और वही कारण है आज कि पंजाब जैसा राज्य जहां अकाली दल एक प्रमुख दल है, विपक्षी दल है, और वो मोदी सरकार यानी कि एनडीए का जो आज सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उस एनडीए का बहुत पुराना सहयोगी दल है। लेकिन उस बहुत पुराने सहयोगी दल के साथ भी चर्चा हुई नहीं, ऐसा उस दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है। और उसी कारण से अकाली दल का जो सहभाग था केंद्र सरकार में, हरसिमरत कौर जो मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, एनडीए से वो बाहर हो गए, और आज पंजाब में सत्ता में जो कांग्रेस है वो भी, और विपक्ष में जो अकाली दल है, सभी दल मोदी सरकार के इस कानून के खिलाफ किसानों का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं। और भी कोई राज्य है, महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी मनीषा जाहिर की है कि इन कानूनों का अमल महाराष्ट्र में नहीं होगा, और भी कई राज्यों ने ये भूमिका ली है। तो क्योंकि राज्यों के साथ सलाह मशवरा करने की एक लोकतांत्रिक परंपरा भी बाईपास की है। तो शुरू में मेरा मुद्दा यही है कि ऐसे महत्वपूर्ण कानून लाते समय या कोई भी कानून लाते समय लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन
करना जरूरी है, जो यहाँ पर हुआ नहीं है। अब ये जो कानून है 3, उसका शुरू में मैं एक संक्षेप में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो पहला कानून है उसका कहना यह है कि ये कानून का अमल शुरू हो जाने के बाद किसान अपना खेत माल, अपनी खेत की उपज सिर्फ मंडी में ही बेचे, ऐसा कोई उन पर बंधन नहीं रहेगा। मंडी के बाहर या खेत में भी या अपने गांव में भी जहां कहीं भी खेत माल के लिए कोई ग्राहक उपलब्ध होगा, वहां किसान अपना खेत माल बेच सकेगा। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, एपीएमसी जिसे कहते हैं, या हिंदी में जिसे मंडी कहते हैं, ये मंडी का जो एक विशेष अधिकार था कि किसान का खेत माल वही आके बेचा जाए, ये मोनोपोली, ये विशेष अधिकार ख़त्म करने वाला पहला कानून है। और उसे सरकार ये कह रही है कि हमने किसानों को आज़ादी दी है कि किसान अपना खेत माल कहीं भी बेच सकते हैं। अब इसकी विडंबना ये है, इसका विरोधाभास ये है कि जून के महीने में ये अध्यादेश लाए गए थे और उसके तुरंत 1 महीने के बाद जैसे ही प्याज को थोड़ा अच्छा दाम मिलने की संभावना निर्माण हुई, वैसे अपने शहरी ग्राहकों को और ख़ास करके बिहार के चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पे, प्याज के निर्यात पे पाबंदी डाल दी। अब एक तीसरा कानून है, उसमें उसका संबंध है, इससे मैं बताऊंगा। मतलब यह है कि किसान अपना खेत माल कहीं भी बेच सकेगा, उसे आज़ादी दे दी गई है ताकि ज़्यादा लोग किसान का खेत माल खरीदने के लिए आए, किसान का खेत माल खरीदने के लिए स्पर्धा हो जाए और स्पर्धा होने के कारण किसान को अच्छा दाम मिले, उचित दाम मिले, अच्छा दाम मिले। ये जो मंशा थी ये तो झूठी थी, ये सही, ये तो वो साफ जाहिर होता है कि ये झूठी मंशा थी, ये सही नहीं था, ये मंशा नहीं है मोदी सरकार की। अगर ऐसा होता तो प्याज के ऊपर, निर्यात के ऊपर पाबंदी नहीं डाली जाती। आज निर्यात की पाबंदी के बावजूद प्याज के दाम थोड़े से बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रोपोगंडा हमारे चैनल्स कर रहे हैं, लेकिन वो कितने बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ भी जाते तो इतनी सारे नुकसान सहन करने वाले किसान को कभी कभार अगर अच्छा दाम मिले और ग्राहकों को, खास करके शहरी ग्राहकों को प्याज के लिए अगर थोड़ा ज़्यादा दाम देने की देना पड़े तो क्या दिक्कत है? प्याज थोड़ी जीवनावश्यक वस्तु है, प्याज थोड़ी ऐसा है कि प्याज अगर हम ना खाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। लेकिन मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात के ऊपर पाबंदी डाली और अपने ही कानून के लिए जो समर्थन कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। दूसरा जो इसमें कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है कि किसान लागत से पहले ही, मतलब मराठीमध्ये ज्याला पेरणी किंवा लागवड म्हणतो, उस तरीके से अपनी फसल बोने से पहले ही किसी कंपनी के साथ करार कर सकते हैं किसान। जो कंपनी किसान को पहले ही कुछ दाम का ये कर आश्वासन दे सकती है और किसान पर ये उस एग्रीमेंट के तहत जिम्मेदारी रहेगी कि कंपनी जिस क्वालिटी का माल चाहती है, जिस तरह का माल चाहती है और जिस समय सीमा में चाहती है, उस तरीके का खेत माल किसान देने के लिए कबूल करे, एग्रीमेंट करे और कंपनी उसे किसान को कोई दाम कबूल करे पहले ही एग्रीमेंट के तहत। उसके साथ साथ किसान को कंपनी जिस तरीके का खेत माल चाहती है उसके लिए जिस तरीके का बीज चाहिए, जिस तरीके का खाद चाहिए, जिस तरीके के कीटनाशक चाहिए, उसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कंपनी ले ले। ये एक दूसरा कानून है। अभी इससे क्या क्या होने वाला है हम देखेंगे, चलो। और तीसरा जो कानून है वो जिसे हम आवश्यक वस्तु कानून कहते हैं, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कहते हैं, उसमें संशोधन करने वाला कानून है जो ये कहता है कि एक तो प्याज और बाकी सब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे
इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर किया जाएगा। और वो बाहर करने का एक परिणाम ये होगा कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत खेत माल के दाम ना बढ़े, इसके कारण व्यापारियों के ऊपर एक जो बंधन था कि एक लिमिट से ज़्यादा खेत माल वो अपने गोडाउन में स्टोर नहीं कर सकते। एक लिमिट से ज़्यादा खेत माल का स्टोर न करने का ये बंधन इसीलिए था कि ये साठेबाजी ना हो, ये ग्राहक को ज़्यादा कीमत में बेचने के लिए एक कृत्रिम टूट या कृत्रिम, मराठी में तुटवड़ा जिसे कहते हैं, कि माल की कमी, कृत्रिम कमी निर्माण न करे व्यापारी, इसके लिए पाबंदी थी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के चलते। तो अब जो तीसरा कानून आया है उस कानून ने ये पाबंदी हटा दी है और व्यापारी अब कितना भी खेत माल अपने गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं। अब इसके लिए कहाँ ये जा रहा है कि किसान का खेत माल स्टोरेज की उपलब्धता बढ़े, लेकिन इसका भी किसान पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। एक एक करके हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे, लेकिन उन तीनों चीज़ों के पहले ये जो पूरे 3 कानून हैं, इसका असल मकसद क्या है। देखिए, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद लगभग 10-15 साल तक अपने देश में धान की उपज, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, ऐसे सब धान की उपज बहुत कम थी, जितनी जरूरी थी उस समय की लोक संख्या को, जनसंख्या को, उससे भी बहुत कम थी। और हमें गेहूँ, चावल आयात करने के लिए हमारा देश मजबूर था। तो उसके बाद एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते अलग अलग तरीके के बीज आए, अलग अलग तरीके के केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स आए, केमिकल पेस्टिसाइड्स आए, और देश की ज़रूरत थी कि खेत माल की उपज बढ़े। देश की ज़रूरत थी, देश भूखा ना रहे, देश की जनता भूखी ना रहे, इसके लिए ज़्यादा उपज बढ़ाने की ज़रूरत थी। और उसके लिए किसान को आर्टिफिशियल बीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने के सलाह दे दिए गए। किसान ने भी अपनी उपज बढ़े, अपना कुछ इनकम बढ़े, इसके लिए वो सब इस्तेमाल किया। और उसके चलते 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 खेती इस तरीके की एक कारपोरेट के हाथों में चली गई कि किसान के जो इनपुट्स थे, जिसे आदान कहते हैं या निविष्ठा कहते हैं, यही बीज, खाद और कीटनाशक के लिए जो किसान उसके पहले निर्भर था, जो देशी बीज थे, जो ऑर्गेनिक खाद थे, ये सब परंपराएं खत्म हो गई और निविष्ठाओं के लिए, आदानों के लिए खेती पूरी तरह से कारपोरेट के ऊपर निर्भर रही। और आज ये स्थिति है कि उसके चलते, ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते खेत माल की उपज बढ़ी। अब हमारी जनसंख्या 1950-1960 में थी, उससे तिगुना हो गई है, 3 गुना बढ़ गई है। लेकिन जो हमारी खेत माल की उपज थी, गेहूँ, चावल, ज्वार, ये सब, वो उससे भी ज़्यादा बढ़ी। और जो 50-60 में स्थिति थी कि हमें ये सब फसल या ये सब खेत माल की आयात करनी पड़ती थी, वो हमारे आज भंडार पूरी तरह से भरे हुए कि लॉकडाउन के चलते, उसका कारण ये भी था कि लॉकडाउन में कम से कम सरकार इतनी व्यवस्था तो कर सकी, कि वो ठीक से नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जन आंदोलनों का दबाव था तो ये व्यवस्था कर सकी कि राशन के माध्यम से लोगों को गेहूँ और चावल मिल सके। लेकिन उसका दूसरा ये परिणाम था कि खेत माल का उत्पादन बढ़ा, लेकिन किसान की आय नहीं बढ़ी। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते देश की भूख का उत्तर मिला, देश की जनता के भूख का उत्तर मिला, क्योंकि खेत माल की उपज बढ़ी, लेकिन किसान की आय नहीं बढ़ी। लेकिन खाद, कीटनाशक और उर्वरक या उर्वरक खाद बेचने वाले जो कंपनियां हैं, वो तो मालामाल हो गई, उनका मुनाफा तो बढ़ गया। अब ये जो 3 कानून है, ये 3 कानून का ये मकसद है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव से
कि किसान खेती करने के लिए बाहर से जो खरीदता है उसका मार्केट उस पूरी तरह से कंपनियों के हाथ में है। किसान पूरी तरह से परावलंबी हो चुका है कंपनियों के ऊपर। अब खेत माल जो है और खेत माल का जो प्रोसेसिंग की जो चेन है, उस चेन अब कंपनियों को अपना कंट्रोल चाहिए। जो किसान प्राइमरी प्रोड्यूस बेचता है वो प्राइमरी प्रोड्यूस बेचने के साथ साथ उस पर प्रक्रिया करके जो प्रक्रिया माल है और जो प्रक्रिया किया वहाँ माल बेचने का जो मार्केट है और उसकी जो वैल्यू एडिशन चेन है, वो वैल्यू एडिशन चेन किसान के हाथ से कंपनियों के हाथ में देने का ये एक षड्यंत्र है। ये तीनों कानून का वो मतलब है। अब हम देखेंगे एक एक करके कि जो पहला कानून बना है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। देखिए, आज जो मंडी की व्यवस्था है, जो एपीएमसी की व्यवस्था है, मैंने पहले भी ये लिखा है, ये कानून बनने से पहले, अध्यादेश आने से पहले मई के महीने में मेधा पाटकर जी जिस अंक का संपादक है आंदोलन मासिक में, मैंने मई के महीने में एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल का शीर्षक ये था कि किसान को आज़ादी भी चाहिए लेकिन साथ साथ किसान को संरक्षण भी चाहिए। तो एपीएमसी की व्यवस्था किसान को बहुत न्याय दे रही है। एपीएमसी की व्यवस्था के चलते किसान को अच्छा दाम मिल रहा है, ये दावा हमारा नहीं है, वो नहीं मिल रहा है। हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार 22 फसल के लिए घोषित करती है वो भी नहीं मिलता है एपीएमसी के माध्यम से। तो वो हमारी शिकायत तो है। एपीएमसी में ये नेताओं का अड्डा बन चुका है। एपीएमसी जहां पर्याप्त हस्तक्षेप करना चाहिए किसान के हित में, वो एपीएमसी और जिसे हम पणन डिपार्टमेंट कहते हैं, पणन मंत्रालय कहते हैं, वो करता नहीं है। ये सही है, ये हमारी शिकायत रही है और वो शिकायत दूर होना जरूरी है। लेकिन फिर भी वो व्यवस्था कुछ हद तक किसान के लिए एक संरक्षण का साधन है। कैसे कि आज पूरे देश में जो भी खेतमाल की उपज है उसमें से 30% खेतमाल सरकार या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या नाफेड के माध्यम से खरीदा जाता है और उसमें से ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसानों की गेहूं और चावल की खरीद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से होती है। और आप ये फर्क समझ लीजिए कि पंजाब के किसान क्यों इतनी ताकत से, इतनी अपनी एक इच्छा शक्ति के साथ इन तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वो इतनी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं कि एनडीए का इतना पुराना एक सहयोगी दल, अकाली दल, जो कभी एनडीए से दूर नहीं हुआ, जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, वो दल भी आज किसानों के साथ खड़ा रहने के लिए मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पंजाब के किसानों का लगभग सभी गेहूं और चावल खरीदता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदता है। और अब पंजाब के किसानों को यह डर लगने लगा है कि एक बार मंडी के बाहर भी खेत माल की खरीद फरोख्त को परमिशन अगर दी जाए, अगर ये मंडी की मोनोपोली खत्म हो जाए, तो धीरे धीरे सरकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो गेहूं और चावल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, हमें जिसे हम रेशन दुकान कहते हैं, उसके लिए खरीद करना बंद करेगा। और एक बार ये खरीद सरकार की ये खरीदी बंद हो गई, गेहूं और चावल के प्रोक्योरमेंट एक बार अगर बंद हो गई, तो तब जो बड़ी बड़ी कंपनियां ही रहेगी किसान का खेत माल खरीदी करने के लिए, तब इनके रंग, असली रंग हमें दिखेंगे। और तब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे, बहुत नीचे खरीदी अगर शुरू होगी, तो एपीएमसी का जो एक संरक्षक कवच है, वो संरक्षक कवच खत्म हो जाएगा और किसान जो कंपनियां कहेगी उसी दाम पे बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
अब यहाँ कुछ लोग ये पूछते हैं कि पूरे देश में जितना जितनी खेतमाल की उपज है, क्या कोई सरकार ये सब खरीद सकती है? सरकार का पूरा बजट भी अगर इसके काम के लिए लगाया तो भी सरकार पूरा खेतमाल नहीं खरीद सकती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम जैसे जन आंदोलक जब ये कहते हैं कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सरकार सब खरीदी करे। एपीएमसी एक्ट का मतलब क्या है? एपीएमसी एक्ट का ये मतलब है कि जैसे ही किसान मंडी में मार्केट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे आ जाए, जैसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे खरीदी होना शुरू हो जाए किसान की फसल की, तो एपीएमसी के माध्यम से पणन मंत्रालय हस्तक्षेप करे, पणन मंत्रालय मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदी करना शुरू करे, और जैसे ही ये खरीदी शुरू हो जाती है सरकार की, तो बाजार में जो व्यापारी लोग होते हैं उनको तो व्यापार करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो व्यापार बंद कर देंगे। इससे वो चाहती है कि जितना कम में खरीदी करे वो उतना करना चाहती है। लेकिन अगर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लेवल पे खरीदी करना शुरू करे तो अपने आप व्यापारी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के स्तर पर, उसके लेवल पर खरीदी करना शुरू कर देते हैं और किसान के फसल की कीमत स्टेबलाइज हो जाती है। ये महत्व है एपीएमसी का, ये महत्व है एपीएमसी के एक्ट का। तो सब माल सरकार को हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, तो एक बार इस कानून के चलते एपीएमसी जो खरीदी करती है, वहां जो सेस देना पड़ता है, वो सेस जो एक्स्ट्रा बर्डन। किसान विरोधी कानून के बारे में मैं आपसे संवाद कर रहा था और मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो पहला कानून है जहाँ से मंडी की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, एपीएमसी की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, तो एक बार वो मोनोपोली ख़त्म हो जाने के बाद किसान अपना खेतमाल बड़ी कंपनियों के इच्छा से वो जितना भाव देंगे उसी भाव पर बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा था कि जो किसान के जो खेतमाल है उसे अराउंड 30% सरकार की तरफ से खरीदी किया जाता है, और उससे जो कंट्रोल एक तो बैलेंस हो जाता है। मतलब ये एक चेक्स एंड बैलेंस जैसी सिस्टम होती है और ये सिस्टम जरूरी है। दूसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वैसे तो जिसे महाराष्ट्र में बटाईदार कहते हैं, ये बटाईदार भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो कानून अब बना है दूसरा, उस कानून के चलते ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आएगी, इसका भी अनुभव ले लिया है। और खास करके फिर एक बार मैं पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास जाऊंगा कि वो क्यों इन तीनों कानूनों को विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कई सारे अनुभव पंजाब और हरियाणा के किसानों ने लिए। पोटैटो उत्पादक किसान जो है, पोटैटो उत्पादक किसानों के पास ये एग्रीमेंट किए थे कंपनियों ने, लेकिन वो जो एग्रीमेंट हुए थे, जब बाहर बाजार में अच्छे दाम मिल रहे थे तब तक इन एग्रीमेंट करने वाली कंपनियों ने किसानों को अच्छे दाम दिए, लेकिन जैसे ही बाहर दाम गिरे तो एग्रीमेंट तोड़ दिया इन कंपनियों ने। ऐसा अनुभव है पंजाब के किसानों का। टमाटर के बारे में भी यही अनुभव है। पेप्सिको कंपनी का गुजरात के किसानों का यही अनुभव है। किसान नेता सांसद राजू शेट्टी बार बार ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी उत्पादक किसानों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एग्रीमेंट हुए थे, वो एग्रीमेंट भी तोड़ दिए। मतलब जैसे ही मार्केट प्राइस
एग्रीमेंट प्राइस से कम हो जाती है तो कंपनियों का ये इतिहास रहा है कि वो एग्रीमेंट तोड़ देते हैं। तो ये कानून का क्या फायदा होगा? मैं यहाँ एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा कि और एक दिक्कत वाली बात है ये दोनों कानूनों में, कि अगर ये जो व्यापारी खेतमाल खरीदने के लिए आएंगे वहाँ, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एग्रीमेंट तोड़ने के बाद जो भी विवाद खड़े होंगे, किसानों को जब फंसाया जाएगा, किसानों के साथ जब धोखा हो जाएगा, तो वो जो विवाद होंगे उन विवादों को हल करने का कोई आसान तरीका इन कानूनों में नहीं रखा है, बल्कि किसानों को बहुत किसानों के साथ धोखा हो रहा है इन कानूनों। किसान को न्यायिक प्रक्रिया जो है वो बंद की गई है इन कानूनों में। किसान न्यायालय के माध्यम से न्याय नहीं मांग पाएगा ये कानून के माध्यम से। ऐसी व्यवस्था खड़ी की है कि किसान को एसडीओ मतलब सब डिविजनल एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। तो किसान को सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद, जिसे लवाद कहते हैं कि वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट 3-4 लोगों का एक लवाद स्थापित करेगा। वो लवाद किसान और कंपनी के बीच का विवाद हल करने की कोशिश करेगा। वो अगर नहीं होता है तो एसडीएम उसमें हस्तक्षेप करेगा, और एसडीएम के स्तर पर भी अगर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के स्तर पर ये विवाद अगर हल नहीं हुआ तो कलेक्टर के पास ये विवाद जाएगा, और कलेक्टर के स्तर पर जो भी निर्णय आएगा वो निर्णय अंतिम होगा। किसान न्यायालय में नहीं जा पाएगा। तो फिर वो जो व्यवस्था है कि सीधा वो हाईकोर्ट में जाने के लिए वो मजबूर रहेगा। अब आप देखिए कि ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होगी या देशी अदानी और अंबानी जैसे उद्योजक रहेंगे, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला एसडीएम के पास लड़ने के लिए किसान जब जाएंगे तो आज की व्यवस्था में कैसे न्याय मिलेगा किसान को? कोई न्याय मिलने की संभावना नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। सब मानते हैं, किसान भी मानते हैं, और इसीलिए किसान विरोध कर रहे हैं। तो किसान के साथ जब धोखा होगा तो जो व्यवस्था खड़ी की है उस व्यवस्था के ऊपर किसान का भरोसा नहीं है, और उस कारण किसान विरोध कर रहे हैं। अभी जन फोरम ने विषय क्या दिया था कि किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? तो पहला विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एपीएमसी की मोनोपोली खत्म करने वाला जो पहला कानून है उसके चलते शुरू में हो सकता है कि किसान को अच्छा दाम मिले कंपनियों के माध्यम से, लेकिन ये व्यवस्था एपीएमसी को खत्म करेगी, और एपीएमसी को खत्म करने के बाद उसके बाद की जो 3-4 साल बाद की व्यवस्था होगी तो कंपनियां जो बोलेगी वही दाम लेने के लिए किसान मजबूर होंगे। एक दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब धोखाधड़ी होगी, किसान के साथ धोखा होगा, तो जो न्याय की व्यवस्था है उससे न्याय मिलेगा, इस पर किसान का भरोसा नहीं है। इन कारणों से किसान आज विरोध कर रहे हैं। इसमें दूसरी एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एपीएमसी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब्जावधि रुपयों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कई एकड़ की जगह है, उस पर कई बिल्डिंगें हैं, और ये सब शहरों में बीच में है। जब एपीएमसी खड़ी हुई थी तब ये शहर के थोड़े बाहर थे, लेकिन अब शहरों के विस्तार से एपीएमसी की जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है ये शहर के बीचों बीच जगह है, इमारतें हैं। तो हो सकता है कि जिस तरीके से बीएसएनएल को कमजोर किया गया, बीएसएनएल को घाटे में जाने के लिए मजबूर करा दिया, और फिर वो पूरी व्यवस्था अब बेचने पर तुली हुई है। यहाँ की प्रॉफिट वाली जो रेलवे है वो प्रॉफिट वाली रेलवे का भी अंशतः प्राइवेटाइजेशन कर रही है ये सरकार। तो इस कानून के चलते एपीएमसी की व्यवस्था अगर चरमरा जाएगी, और एपीएमसी की व्यवस्था चरमरा जाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है करोड़ों रुपए की वो भी निजी उद्यमियों के कब्जे में जाने का एक षड्यंत्र हो सकता है।
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आज घाटे में है, वो करप्शन के चलते घाटे में है। वहाँ के करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन फिर भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काम करता है। इस कारण पंजाब हरियाणा के किसानों की पूरी फसल गेहूं और चावल की मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें मिलती है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काम करता है। इसी कारण लॉकडाउन में जब पूरा मजदूर वर्ग उसका काम चला गया था, उसकी नौकरी चली गई थी, उसके पास कोई सस्टेन करने की क्षमता नहीं थी, उस समय कम से कम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से गेहूं चावल खाने की चीजें तो मजदूरों को मिली। कम से कम वो बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी उसके बावजूद, लेकिन कम से कम खाने की चीजें तो मिली। ये संरक्षक कवच खत्म हो जाएगा इन कानूनों से। और एक बार ये जो शहरी लोग हैं, ये शहरी लोग जो आज ये सुन रहे हैं, वो एक बात साफ समझ ले कि ये कानून सिर्फ किसान विरोधी नहीं है। ये कानून एक बार एपीएमसी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की व्यवस्था खत्म हो जाने के बाद ये बड़ी बड़ी कंपनियां और फिर इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसके चलते जब बड़ी कंपनियां लिमिट से बाहर, मतलब कोई लिमिट नहीं रहेगा कि वो कितना स्टोर करे, तो ये व्यवस्था आ जाने के बाद ग्राहक भी मजबूर होगा कि कंपनियां कहेगी उसी दाम में उन्हें गेहूं चावल और बाकी सब अनाज खरीदने पर ग्राहक भी मजबूर होगा। तो ये तो किसान विरोधी भी है और ग्राहक विरोधी भी है ये पूरी व्यवस्था। तो ग्राहकों ने भी, जो किसान नहीं है आज शायद, उन्होंने भी ये सिर्फ किसान विरोधी कानून है ऐसा मानकर शांत बैठना ठीक नहीं रहेगा। किसान के समर्थन में शहरी ग्राहकों ने भी इन कानूनों के विरोध में उतरना चाहिए। अब मैं आखिरी बात आपके साथ बोलना चाहूंगा। बीच में इंटरनेट के डिस्टर्बेंस से 5-10 मिनट हम संवाद नहीं कर पाए थे। मैं आखिरी बात रखना चाहूंगा आपके पास। किसान को आजादी चाहिए या नहीं चाहिए? और मैंने तो आपको ये कहा कि अध्यादेश आने से पहले मई के महीने में एक आर्टिकल मैंने लिखा था कि किसान को, खेती को आजादी चाहिए, लेकिन साथ साथ उसे संरक्षण भी चाहिए। अब कोई ये कहेगा कि आजादी तो रिस्क लेने की क्षमता के साथ आती है, आजादी का मतलब होता है कि आपको रिस्क लेनी चाहिए, तो आजादी भी चाहिए और संरक्षण भी चाहिए। ये तो चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली बात हो गई। ये कैसे हो सकता है सुभाष वारी जी? ये हो सकता है। आप ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये मेरी आखिरी बात, ये थोड़ी सी ये महत्वपूर्ण बात है कि आजादी भी चाहिए और संरक्षण भी चाहिए, इसमें कोई विसंगति नहीं है। हाँ, ये विसंगति नहीं है। ये स्पष्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश के जो उद्योगपति है वो तो पहले से इस तरीके का दोहरा संरक्षण ले रहे हैं कि उद्योगपति अपने कारखाने में क्या प्रोडक्ट बनाए, कितना प्रोडक्ट बनाए, कहाँ बेचे और किस कीमत पर बेचे। हाँ, ध्यान से सुनिए, क्या बनाए, कितना बनाए, कहाँ बेचे और किस कीमत पर बेचे। ये पूरी आजादी उद्योगपतियों का है, किसान को नहीं है। उद्योगपतियों को ये आजादी होने के बावजूद जब भी उद्योगपति दिक्कत में आते हैं तब सरकार उन्हें मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। 2008 साल में अमेरिका में जो मंदी आई थी, वहां कितनी सारी प्राइवेट कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां भी, प्रोडक्शन वाली कंपनियां भी, उनको बचाने के लिए अमेरिकी सरकार आगे आई। पब्लिक के टैक्स से जो सरकार के पास पैसा आता है, उस पैसे से, पब्लिक फंडिंग से बहुत सारी कंपनियों को बचाया। तो तब से हम ये कह रहे हैं कि इसे तो कहेंगे कि जब तक प्रॉफिट है तब तक प्राइवेट है, और जैसे ही नुकसान होगा, घाटा होगा, तो वो पब्लिक होगा। तो उद्योगपतियों को, भारत के उद्योगपति भी हर बजट में कई तरह की सहूलियत लेते हैं। अभी वो विषय नहीं है, लेकिन भारत सरकार के बजट के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम ये कई बार दिखा सकते हैं कि जो हमारा भारत सरकार का इनकम है, बजट में जो इनकम भारत सरकार का दिखाया जाता है रेवेन्यू के माध्यम से, बजट के माध्यम से,
वो कम से कम 1/3 बढ़ाया जा सकता है अगर बजट में उद्योगपतियों को जो सहूलियत, जो छूट, जो एग्जम्पशंस दिए जाते हैं उसे अगर खत्म करे तो उद्योगपति अगर आज़ादी भी लेते हैं और सरकार की तरफ से एग्जम्पशंस भी लेते हैं, संरक्षण भी लेते हैं, तो खेती को तो ये मिलना ही चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जोखिम भरा, सबसे ज़्यादा रिस्क वाला व्यवसाय अगर कोई होगा तो वो खेती है। ग्लोबल वार्मिंग हम शहरी लोगों ने खड़ा किया है। हालांकि मैं किसान भी हूँ, शहर में रहता हूँ इसलिए शहरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अहमदनगर दक्षिण के एक अकाल वाले इलाके का एक किसान हूँ। 1 एकड़ वहाँ मेरी खेती है। तो शहरी रईस लोगों की जो जीवन शैली है, जो बहुत सारी ऊर्जा खपत वाली जीवन शैली है, उसके चलते जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट आया है, प्रदूषण का संकट आया है, वो ग्लोबल वार्मिंग के संकट सबसे ज्यादा झेल रहा है किसान। आज आप देख रहे हैं ना, शरद पवार जी मुख्यमंत्री जी, देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्ष नेता जी, प्रवीण दरेकर विधान परिषद के विपक्ष नेता और बहुत सारे मंत्री, सब बाकी दलों, विपक्षी दलों के नेता, प्रकाश अंबेडकर जी, सब किसान को मिलने के लिए मराठवाड़ा सोलापुर जिले में गए। क्योंकि पिछले 3 दिन में जो अप्रत्याशित बारिश हुई, 1 दिन में अप्रत्याशित बारिश हुई, उसके चलते सिर्फ फसल बर्बाद नहीं हुई है, किसान के जमीन की, खेती की जो ऊपरी सतह होती है, उपजाऊ सतह होती है, वो कम से कम 5-6 इंच वाली ऊपरी उपजाऊ सतह वो भी बह गई है। ये अप्रत्याशित बारिश के चलते, ये अप्रत्याशित बारिश 1 घंटे में बहुत ज्यादा बारिश ये क्यों होती है? ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते होती है। ये ग्लोबल वार्मिंग किसने लाया है? ये बड़े बड़े रईस देश, जो विकसित देश है, वहां के लोगों की जीवन शैली ने लाया है। भारत के शहरों में जो बहुत सारी ऊर्जा खपत का इस्तेमाल करने वाली जीवन शैली जिनकी है, उन्होंने ये ग्लोबल वार्मिंग लाया है और उसका दुष्परिणाम खेती और किसान झेल रहे हैं। तो खेती सबसे ज्यादा जोखिम भरा व्यवसाय आज बन चुका है। तो खेती को तो संरक्षण और आजादी दोनों की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसान को अपना खेतमाल बेचने की, जहां उसको अच्छा दाम मिले वहां बेचने की आजादी तो होनी ही चाहिए। निर्यात बंदी सरकार ने कभी भी लानी नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बाजार हमेशा किसान को न्याय देगा, यह संभव नहीं है। बाजार कभी न्याय देता नहीं है। सरकार का हंटर, मेरी यह बात आप ध्यान से सुनिए, सरकार का हंटर जब काम करता है तभी बाजार किसानों को न्याय देता है। और एपीएमसी जो है वो हंटर है, किसान के समर्थन में सरकार की तरफ से चलने वाला हंटर है। तो किसान को बाजार के माध्यम से, एक्सपोर्ट के माध्यम से अगर अच्छा दाम फसल को मिल सकता है तो उसे मिलना ही चाहिए, उसके ऊपर सरकार कोई पाबंदी ना डाले। लेकिन वो बाजार तब तक ही किसान को न्याय देगा जब किसान की तरफ सरकार के माध्यम से एपीएमसी का हंटर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोक्योरमेंट का हंटर काम करेगा, तभी बाजार न्याय दे सकता है। तो इस तरीके की ये व्यवस्था किसानी के लिए, खेती के लिए चलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। फिर कभी इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी एक मैं आखिरी बात कहूंगा कि सरकार के इन कानूनों का उद्देश्य है, हम लोग सिर्फ आंदोलन की बात नहीं करते। सरकार का इस कानूनों के पीछे उद्देश्य यह है कि किसान का प्राइमरी प्रोड्यूस के ऊपर जो प्रक्रिया होती है और जो प्रक्रिया किया हुआ माल जब बेचा जाता है तो उसे अच्छी, जो प्राइमरी प्रोड्यूस बेचता है उसे अच्छी कीमत नहीं मिलती है। तो ये जो प्रोसेसिंग के माध्यम से जो वैल्यू एडिशन चेन है, उसके ऊपर बड़े कंपनियों की जकड़ इस कानून के माध्यम से आएगी। तो हमें यह भी एक काम करना जरूरी है कि सहकारिता वाली किसानी कैसे आगे बढ़े। हालांकि सहकार क्षेत्र का एक लंबा अनुभव महाराष्ट्र को है। एक जमाने में सहकार के माध्यम से ही ग्रामीण भारत की किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी, लेकिन अब भ्रष्टाचार के चलते, नेपोटिज्म के चलते
अव्यवस्थापन के चलते सहकार बदनाम हो चुका है। उसे सब दल उसके जिम्मेदार हैं, कोई एक दल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं किसी एक दल की बात पूरी इस संवाद में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस एपीएमसी के लिए हम आज संघर्ष कर रहे हैं, उस एपीएमसी एक्ट को रिपील करने वाली बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखी थी। और मैं बिल्कुल आपसे ये कहना चाहूँगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले नवभारत दैनिक ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में एक कार्यक्रम रखा था, और उस कार्यक्रम में मैंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाने में जिनका ज़्यादा सहभाग था, ऐसे पृथ्वीराज बाबा चौहान जी को ये सवाल पूछा था पब्लिक प्रोग्राम में कि आपके मैनिफेस्टो में कई अच्छी चीज़ें हैं और उसका हम समर्थन करेंगे, लेकिन एपीएमसी एक्ट रिपील करने वाली बात जो आपके मैनिफेस्टो में है वो गरीब और किसान के हित में नहीं है। तो कांग्रेस को भी कांग्रेस आज किसान के समर्थन में है, अच्छी बात है, कांग्रेस किसान के समर्थन में है, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को भी अपनी आर्थिक नीतियों के बारे में एक बार फिर से रिविजिट करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि वैल्यू एडिशन चेन पर किसान का कंट्रोल रहे, इसके लिए हमें रचनात्मक तरीके से भी काम करने पड़ेंगे। जो सहकारिता क्षेत्र का हुआ वही फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का न हो जाए। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ये किसानों के ही रहे और वैल्यू एडिशन चेन किसान के ही कंट्रोल में रहे, इसके लिए हमें कुछ रचनात्मक काम भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो मोदी सरकार ने 3 कानून लाए हैं, ये किसान विरोधी भी है, ये शहरी ग्राहकों के विरोधी भी है, और एक संरक्षक कवच जो है एपीएमसी का और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोक्योरमेंट का, ये संरक्षण कवच इससे नष्ट होगा, खत्म होगा। और एक खत्म हो जाने के बाद किसान और ग्राहक दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, भारत के अदानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के मर्जी से चलेंगे। उनकी मर्जी के तरह से ही उन्होंने सब किसान और ग्राहक, किसान अपना माल जो कंपनियां दाम देगी उसी पर बेचने के लिए मजबूर होंगे, और ग्राहक भी कंपनियां जैसे बेचेगी उसी दाम पर खरीदने पर मजबूर होंगे। इसलिए किसान आज इस कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि शहरी ग्राहक भी इन कानूनों के लिए मैदान में उतरेंगे और अपना भविष्य बचाएंगे। जिंदाबाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।